हेलो बच्चा पार्टी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉपुलेशन इंटरेक्शन का बेसिक्स देखा था कि पॉजिटिव इंटरेक्शन कौन से हैं और निगेटिव इंटरेक्शंस कौन से हैं। तो इसका प्रॉपर एक चार्ट और बेसिक्स हो गए थे। आज हम लोग वन बाय वन एक एक इंटरेक्शन को देखेंगे और इस लेक्चर को कवर करके इस चैप्टर को फटाफट कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? तो आई थिंक रिकॉल कराने की एक ज़रूरत है तो कर लेते हैं। चलो, म्यूचुअलिज्म में बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड प्लस प्लस, कंपटीशन में बोथ स्पीसीज नेगेटिव। अब कंपटीशन में ये माइंड में आएगा कि देखो एक स्पीसीज तो मैम जीतेगा ना, एक स्पीसीज हारेगा, तो एक पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं, दोनों के पॉपुलेशन में दोनों को लॉस होता है। वो जीते या हारे, लड़ाई होगी तो उसकी स्पीसीज उसमें ख़त्म हो रही हैं, पॉपुलेशन लो हो रही है, तो कंपटीशन में लॉस। प्रीडेशन, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, एक को फ़ायदा होगा एक को नुकसान होगा। पैरासिटिज्म में भी सेम, एक को फ़ायदा एक को नुकसान। कमेंसिलिज्म में एक को फ़ायदा दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं। एमेंसिलिज्म में एक को नुकसान दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं। इस तरीके के हम लोगों ने देखे थे पैरामीटर्स। बोथ द स्पीसीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म एंड बोथ लूज इन कंपटीशन इन देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। In both parasites and predation, only one species benefits, parasite and predator respectively, and the interactions is detrimental to the other species, host and prey respectively. ठीक है, दूसरी स्पीसीज का लॉस होता है। ठीक है, ये हमें दिखेगा प्रिडेशंस में। एंड the interaction where one species is benefited and the other is neither benefited nor harmed is called commensalism. In amensilism, one on the other hand, one species is harmed whereas the other is unaffected. Predation, parasitism and commensalism share a common characteristic. The interacting species live closely together. जो उनके इंटरैक्टिव स्पीसीज़ होनी चाहिए, जैसे से शिकारी को शिकार चाहिए, तो वो सब नियर बाई ही रहेंगे, तभी वो अवेलेबल होंगे। ठीक है, एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके के एक कॉमन फीचर्स है प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसिलिज्म में। ठीक है, कि दे शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द इंटरैक्टिंग स्पीसीज लाइव क्लोजली टुगेदर। नाउ फर्स्ट वन इज प्रीडेशन। ठीक, शिकार और शिकारी। ठीक, प्रे प्रेडेटर वाला जो कॉन्सेप्ट है। व्हाट वुड हैपन टू ऑल द एनर्जी फिक्स्ड बाय द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इफ द कम्युनिटी हैज़ नो एनिमल्स टू ईट द प्लांट्स। अब ये जो पूरा बेटा आपका टॉपिक है ना, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, इसमें आप अपने सराउंडिंग में कई इंटरेक्शंस को देख रहे हो। यहाँ पे प्रॉपर एग्जांपल मेंशन है, वो एग्जांपल इंपॉर्टेंट होंगे, उसको मार्क करके रखना है। एंड एक अपनी थॉट प्रोसेस, लॉजिकल थॉट होना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा, क्या होता, क्योंकि हमें पता है कि एवरी ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेटेड इन टू मेन प्रोसेस। फर्स्ट इज रिसाइकलिंग ऑफ, फर्स्ट इज फ्लो ऑफ एनर्जी एंड सेकेंड इज रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर कोई इन दो प्रोसेस में इन्वॉल्व है। लिविंग इंटरेक्शंस, लिविंग जो भी सस्टेन कर रहे हैं अर्थ पे, वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं। तो प्रीडेशन में क्या केस आ जाता है कि यहाँ पे अब कह रहे हैं व्हाट वुड हैपन टू ऑल द एनर्जी फिक्स्ड बाय ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इफ द कम्युनिटी हैज़ नो एनिमल्स टू ईट द प्लांट्स। अगर कोई हर्बीवोर नहीं होगा, कोई प्लांट्स पे डिपेंडेंट नहीं होगा, तो क्या होगा, ये जो एनर्जी फिक्स हो रही है उसका क्या होगा। ठीक है, यू कैन थिंक ऑफ अ प्रीडेशन एज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग टू हायर ट्रॉफिक लेवल्स द एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट्स। जो भी प्रीडेशन की हम बात करें तो हमें केवल एक एनिमल शेर शिकारी वाली शिकार और शिकारी वाली कहानी ध्यान में आती है। बट मैंने पहले भी बोला कि जब भी हम किसी प्लांट को हिट करते हैं, कोई भी हर्बीवोर एनिमल हो या वेजिटेरियन ह्यूमन बीइंग हो, तो भी वो एक तरीके का प्रीडेशन कर रहा है, क्योंकि एक सीड के अंदर भी जान है, एक प्लांट के अंदर भी जान है। हर जिस चीज़ के अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उसका शिकार हो रहा है। ठीक है, वो हंटेड हो रहा है। You can think of predation as nature's way of transferring to higher trophic levels the energy fixed by the plants। और वो प्रीडेशन की ही जो चेन बन रही है, फूड चेन बन रही है, उससे ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। When we think of predator and prey, most probably it is the tiger and the deer that readily come to our mind. But a sparrow eating any seed is no less a predator.
Although animals eating plants are categorized separately as herbivores, they are in broad ecological context not very different from the predator. ठीक है, इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट से देखें हमें तो हम उन्हें तो हम बहुत डिफरेंट नहीं कर सकते कि वो प्रीडेटर्स नहीं हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वो एनिमल्स पे अटैक नहीं कर रहे हैं, वो प्लांट पे अटैक कर रहे हैं. बट प्लांट पे अटैक करना भी एक तरीके का अटैक है, एक तरीके का शिकार करना है. लेकिन क्या है ना कि सब चीज़ चलेगा कैसे, अगर मेंटेन नहीं रहेगा, अगर इस तरीके की साइकिल नहीं चलेगी तो सब एग्जिस्ट नहीं करेगा, बहुत इम्बैलेंस हो जाएगा सारी चीज़ें. बिसाइड्स एक्टिंग एज conduits for the energy transfer across trophic levels, predators play other important role. They keep प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल. अब प्री प्रीडेटर के कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है, अगर जैसे एक इमेज मैंने दिखाया था वॉल्फ का और डियर का और प्लांट्स का, अभी फिर से देख लेंगे हम लोग, उसमें हम देख रहे थे कि अगर हम प्रीडेटर को हटा दें तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में या उस पर्टिकुलर हैबिटेट में जो उस प्रीडेटर का शिकार था, ठीक है, जो उस प्रेडेटर का प्रे था, उसकी ग्रोथ, उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल, वो सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि उसकी जो साइकिल जिस प्रीडेटर पे डिपेंडेंट थी, उस प्रीडेटर को उस इन्वायरमेंट से हटा दिया गया, उस पर्टिकुलर हैबिटेट से हटा दिया गया. तो अब वो क्या करेगा, वो अपने सर्वाइवल, अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा यूटिलाइज कर जाएगा. उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इर्रेस्पेक्टिव मैनर से बढ़ेगी. उसका जो कॉम्पिटिटिव, उसका जो एक सेम लेवल का जो कॉम्पिटिटिव होगा, ठीक है, जैसे जस्ट सपोज वो हर्बीवोर है तो जो दो हर्बीवोर होंगे, दूसरे वाले का कंपटीशन में अगर उसकी वो ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसकी पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ेगी कि वो पहला वाला रिसोर्सेज की कमी या कंपटीशन की वजह से वो फिर एक्सटिंक्ट हो जाएगा या उसकी पॉपुलेशन स्लो डाउन हो जाएगी. दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, दैट्स वाई. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये देखना, लिखना. प्रीडेशन हमेशा निगेटिव वे में ही नहीं देखा जा सकता, प्रीडेशन के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं. दे कीप prey population under control, but for predator, prey species could achieve very high population densities and cause ecosystem instability. But for the predators, prey species could achieve very high population. अगर predator उनका नहीं है तो prey species बढ़ती जाएगी. When certain exotic species are introduced into a geographical area, they become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have its natural predator. जिस तरीके से अगर एक एग्जांपल है बेटा, रैबिट का इंट्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, तो रैबिट नेचुरली ऑस्ट्रेलिया में नहीं प्रेजेंट होते थे, लेकिन रैबिट को वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया जस्ट बिकॉज ऑफ कि कुछ हमें कुछ चीज़ें अच्छी वहाँ पे हमें पता है कि यूथेरियंस नहीं थे तो डाइवर्सिटी के लिए काफ़ी चीज़ें वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई. इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का रैबिट एक इकोलॉजिकल प्रॉब्लम में स्टडी किया जाता है, ठीक है. जैसे वाटर हाइसिंथ का बंगाल टेरर वाला मैंने तुम लोग को बताया था, वो भी इम्पोर्ट किया गया था, ठीक है, इंडिया में इंपोर्ट किया गया था. उसके बाद वो इतना बड़ा, इतना उसका ग्रोथ, एक उसके फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव थे इसलिए इंपोर्ट किया गया फिर, लेकिन वो इतना बढ़ रहा है कि उसने एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर दी. तो जस्ट हम कुछ करते हैं तो हमें उसके साइड इफ़ेक्ट जैसे पता नहीं होते हैं, लेकिन वो एट द टाइम, एक टाइम के इवेंचुअली एक टाइम के साथ हमें धीरे धीरे उसके निगेटिव इम्पैक्ट भी दिखते हैं. तो सेम वे में जब ऑस्ट्रेलिया में रैबिट को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, तो वहाँ पे उसका कोई प्रीडेटर नहीं था क्योंकि यूथेरियंस तो थे नहीं. अब रैबिट को इंट्रोड्यूस किया गया, वो ऑलरेडी कोई टाइगर लॉयन वगैरह है नहीं, तो वो रैबिट वहाँ पे अपना ग्रो कर रहा है, पॉपुलेशन उसकी इंक्रीज़ हो रही है. अब उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो वहाँ के खेतों को नुकसान पहुँचेगा, वहाँ की जो इकोसिस्टम का जो ग्रीनरी वाला था, जो रैबिट का फीड था, वो चीज़ इतना ज़्यादा कंज्यूम होने लगा कि वो डिसबैलेंस हो गया, इम्बैलेंस हो गया, वहाँ पे एक इनस्टेबिलिटी आ गई. फिर क्या स्टार्ट हुआ कि रैबिट को हंटिंग करना स्टार्ट करने के लिए अब वहाँ पे प्रीडेटर को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, रैबिट के प्रीडेटर को इंट्रोड्यूस किया गया. बट दिस इज टिल नाउ आई थिंक ये वाली प्रॉब्लम अभी भी है और वहाँ पे एक प्रॉपर एरिया है,
बैरियर लगा हुआ है, एक रैबिट का एरिया और एग्रीकल्चरल एरिया इस तरीके से अलग करना पड़ा, क्योंकि वो अभी भी कंट्रोल में नहीं आ पाए। कितना एक होता है ना कि कितना आप प्रीडेटर कितने इंट्रोड्यूस करोगे, तो वो जो एक्सपेरिमेंट जो रैबिट को इंट्रोड्यूस करने वाला ऑस्ट्रेलिया का एक्सपेरिमेंट था, उसकी वजह से मैं इसका आर्टिकल तुम लोग को एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी ग्रुप में। जो वहाँ पे प्रॉब्लम आई, वहाँ का जो हर्बीवोर्स वाला बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो गया। अब कितना प्रीडेटर वहाँ पे चारों तरफ, ऐसा तो है नहीं कि आप लॉयन टाइगर इंट्रोड्यूस कर दो, उसके भी अलग निगेटिव इम्पैक्ट हैं। क्लियर? तो इस तरीके की एक इनस्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि उसका कोई नेचुरल प्रीडेटर उस एरिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इन्वेसिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट बिकॉज द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रीडेटर। द प्रिकली पेयर कैक्टस इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल आया, रैबिट का तो नहीं दिया इसमें, कैक्टस का एक एग्जांपल दिया, तो आपको जस्ट एग्जांपल वाइज यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बनाओगे सारे लोग, ठीक, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का नाम प्रीडेशन, प्रीडेशन में जितने एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी में उसको आप मार्क करके लिखोगे उस टेबल में। इसी तरीके से अलग अलग आपको कमेंसलिज्म के, आपको म्यूचुअलिज्म के, आपको जो भी पैरासिटिस के, कंपटीशन के जो एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में कहानी मेंशन है उसको आप एक टेबल फॉर्म में नोट डाउन करोगे और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जैसे प्रिकली पेयर कैक्टस एक स्पेशल टाइप का कैक्टस है जिसके फ्लावर काफ़ी खूबसूरत थे, इंट्रोड्यूस्ड इनटू ऑस्ट्रेलिया, उसको ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया इन अर्ली 1920s। जितनी इन्फॉर्मेशन दी है सब नोट डाउन होना चाहिए। कॉज्ड हैवोक बाय स्प्रेडिंग रैपिडली इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ रेंजलैंड। अब जो भी वहाँ का एरिया था, रेंजलैंड एरिया था, उस एरिया में वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया और एक पूरा स्प्रेड कर गया। अब ऑब्वियसली स्प्रेड करता जा रहा है, उसको कोई अटैक करने वाली चीज़ें वहाँ पे नहीं है। फाइनली इन्वेसिव, देखो ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन जैसा फिनोमेना, यहाँ कोई सेलेक्ट नहीं किया, यहाँ ह्यूमन इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, वो स्ट्रक्चर अपने पर्टिकुलर हैबिटेट में, जो उसको हैबिटेट सर्वाइवल के लिए ठीक था, वहाँ इंट्रोड्यूस करा दिया और उसके लिए कोई निगेटिव रेजिस्टेंस नहीं है। इस तरीके से समझो, उसको कोई निगेटिव रेजिस्टेंस नहीं है, उसका प्रीडेटर नहीं है, उसको कोई निगेटिवली रोक नहीं सकता है, तो वो अपनी फिटनेस को शो करेगा। जब वो अपनी फिटनेस को शो करेगा तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी पर्टिकुलर। तो सेम वे में यहाँ पे प्रिकली पेयर कैक्टस की पॉपुलेशन बढ़ती गई, ग्रोथ बढ़ता गया, ओवर ग्रोथ हुआ, जैसे अभी मैंने बंगाल टेरर वाला बोला था उसी तरीके। तो पूरे एक रेंज में वो क्या हुआ, ग्रो कर गई कैक्टस की प्लांट। फाइनली द इन्वेसिव कैक्टस वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल ओनली आफ्टर अ कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर। तो अब यहाँ पे आप ध्यान में रखना कि जब आप इस एग्जाम्पल को टेबल में नोट करोगे तो प्रीडेशन का एग्जाम्पल कैक्टस प्लांट हो गया, प्रिकली पेयर कैक्टस, एंड उसको कंट्रोल करने के लिए एक मॉथ को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, मतलब उसके प्रीडेटर को इंट्रोड्यूस किए फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट, जहाँ पे वो नेचुरली प्रेजेंट था, और उस कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया जहाँ पे पहले उस कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर उसके वही सोर्स पॉपुलेशन से वहाँ से फिर उन इंसेक्ट, उन मॉथ को भी लाया गया और उस पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलियन कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया। अब धीरे धीरे क्या होगा कि बैलेंस हो जाएगा, दैट इज़ नोन एज बायोलॉजिकल कंट्रोल। आपने बायोलॉजिकल स्पीसीज, एक बायो स्पीसीज को ही यूज़ किया एक दूसरी बायो स्पीसीज को कंट्रोल करने में। Biological control methods adopted in agriculture pest control are based on the ability of the predator to regulate prey population. Predators also help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among the competing prey species. अब prey A है, prey B है, इनके बीच में कॉमन रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन चल रहा है। प्रे ए को अटैक करके इसकी पॉपुलेशन को मेंटेन कर रहा था प्रीडेटर। अब प्रीडेटर को रिमूव कर दिया जाएगा तो प्रे बी पे ओवर अगर डोमिनेंट है, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो धीरे धीरे प्रे भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो मतलब एक लेवल पे जो आपस में कॉम्पिटिट कर सकते हैं उनकी स्पीसीज को भी मेंटेन करने के लिए प्रीडेटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्लियर? In a field experiment, when all the
competing prey species in the rocky intertidal communities. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है बेटा, यहाँ पे आपको फर्स्ट एग्जाम्पल मिल गया था ऑस्ट्रेलियन कैक्टस वाला, सेकंड एग्जाम्पल आप नोट डाउन करोगे स्टारफिश का, ठीक। इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, अब किस एरिया में और किस ऑर्गेनिज की बात हो रही है, सब क्वेश्चन है। स्टारफिश पिजास्टर इज एन इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर in a field experiment when all the starfish were removed from an enclosed intertidal area, more than 10 species, ये important point है, of invertebrates become extinct within a year, एक साल में 10 species extinct हो गई because of interspecific competition। दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जो कंपटीशन होता है उसमें एक्सटिंक्शन होता है, गॉसला इसको कहता है, एंड इंट्रा स्पेसिफिक होता है, तो वहाँ कंपटीशन में स्पीसीज सर्वाइव कर जाती है बट पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो ये क्या कह रहा है कि अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के एग्जाम्पल में जो स्टारफिश पिजास्टर स्टारफिश था, वो एक इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर की तरह था, उस एरिया से सारे स्टारफिश को रिमूव कर दिया गया, ठीक है, रिमूव कर दिया गया। तो अब वो जिनको वो कैच कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे, उनकी पॉपुलेशन ऐसे बढ़ी कि वो आपस में जो दूसरी पॉपुलेशन थी उनके साथ कॉम्पिटिट कर गए और इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन से वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 10 स्पीसीज, मोर देन 10 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। क्लियर है? तो दिस इज अगेन जो बैलेंसिंग बनाए रखने के लिए एक ही वो ट्रॉपिकल लेवल पे प्रेजेंट डिफरेंट स्पीसीज के बीच में बैलेंसिंग के लिए भी प्रीडेटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। इफ अ प्रीडेटर इज टू एफिशिएंट, अब नेक्स्ट देखना है, इफ अ प्रीडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे, देन prey might become extinct and following it the predator will also become extinct for lack of food। अब ये क्या कह रहा है, अगर एक प्रीडेटर ज़्यादा एफिशिएंट है एंड ज़्यादा वो शिकार कर रहा है तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, अपने ही तो सारे फूड को वो ख़त्म कर दे रहा है। अब हम मेरे सामने अगर तुम खुद 56 भोग रख दो, मैं खाऊंगी तो उतनी जितने मुझे भूख है, तो मैं ऐसा तो नहीं सोचूंगी कि आज पार्टी है तो आज तो वो एकदम पिछले एक हफ्ते से व्रत रखना है, आज जाके खाना है और खूब खा लेना है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ लोग हैं जो इसमें वेरिएशंस कर लेते हैं, उनकी कैपेसिटी होती है, बट जनरली ऐसे हम नहीं कर सकते। तो अगर कोई प्रीडेटर है, सिंपल सा फिनोमेना है, वो हंटिंग कर रहा है, ठीक है, वो अपने फूड की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर हंटिंग कर देगा तो ऑब्वियसली वो अपने रिसोर्सेज को ख़त्म कर दिया। अब वो आज तो उतना ही खाने वाला है, जैसे एक लायन, कभी देखो डिस्कवरी चैनल वगैरह में तुम लोग देखे होगे, अटैक झुंड पे करता है लेकिन लास्ट में एक के ही पीछे दौड़ता रहता है, पूरे झुंड पे अटैक करता है लेकिन सबको नहीं मारता है, ठीक है। अगर जंगल सफारी के वीडियोस देखो तो वहाँ पे देखोगे कि बहुत आराम से रोड पे घूमते हुए दिख जाएंगे। वो अटैक उस टाइम क्यों करेंगे, अपने को जब उनको डर लगता है ना, वो भी डरते हैं, वो भी एनिमल है, उन्हें भी डर लगता है, और इंसान तो ऐसा है कि इससे सब अच्छे डर जाएं। तो उस केस में क्या होता है, वो अपनी सेफ्टी के लिए, डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए वो अटैक कर देता है। अदरवाइज लायन टाइगर इस तरीके से अटैक नहीं करते हैं, ठीक है, जब तक वो कोई आदमखोर जानवर न बन जाए तब तक वो ऐसे अटैक नहीं करते, वो उतना ही अटैक करते हैं जितना उनको भूख लगी हो। तो जब हम किसी ऐसे पर्टिकुलर सफारी एरिया में देखते हैं तो उनका फूड वगैरह ऑलरेडी वहाँ पे मेंटेन किया जाता है, तो उस केस में वो हमें घूमते फिरते दिख जाएंगे, तो भी कहते हैं, तो भी सेफ्टी तो रखनी होती है, शीशे वगैरह बंद करके लोग घूमते हैं। तो मीन्स कहने का क्या है कि अपने रिसोर्सेज को वो खुद भी, उनको भी इतना नॉलेज है कि इस एरिया के डियर अगर सारे ख़त्म हो गए तो मैं, या अदर जानवर्स भी ख़त्म हो गए तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, इसलिए वो जितना चाहिए उतना शिकार कर, हालांकि ये नहीं कि जितना शिकार करेंगे उतना पूरा खा लेते हैं, बट एक लिमिटेड जो वो खाएंगे उसके बाद वो छोड़ देंगे। तो अदर जो कार्निवोर्स हैं वो उसको, कार्निवोर्स हो गए, टॉप कार्निवोर्स हो गए, तो कार्निवोर्स उसको फीड करेंगे। तो मीन्स अगर एक प्रीडेटर टू सफिशिएंट है और वो ओवर एक्सप्लॉइट करेगा अपने प्रे को, तो उसका ही एक तो वो प्रे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो ओवर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, दूसरा वो प्रीडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा क्योंकि उसने अपने ही फूड को ख़त्म कर दिया। दिस इज़ द रीज़न वाई प्रीडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट, उनको
एक आइडिया होता है, दे नो अबाउट द देयर अवेलेबिलिटी देयर फूड एंड देयर रेशियो, ठीक है, उनको एक आइडिया होता है, तो वो प्रूडेंट टाइप के होते हैं, मीन्स दे नेचुरली उनको पता है कि उन्हें जितनी भूख लगेगी वो उतना ही हंटिंग करेंगे। प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व वेरियस डिफेंसेस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रीडेशन। इसी तरीके के उनके अब प्रे स्पीसीज ने क्या किया, वेरियस डिफेंसेस सिस्टम अब उन्होंने ग्रो कर दिया। जैसे तुम लोग स्पाइन का फॉर्मेशन देख लो, कैमोफ्लेज का होना, ये सारा चीज़ क्या है कि प्रे अपने को कैसे बचाता है। सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड। क्रिप्टिकली कलर्ड मतलब वो ऐसा कलर जिसमें वो छुप जाए, ठीक है, तो दैट इज क्रिप्टिकली कलर। और एक क्या कलर होता है बेटा, वार्निंग कलर, वार्निंग साइन, याद है, जो एकदम कंट्रास्टिंग कलर, एकदम चमक के अलग दिखेगा, दैट इज वार्निंग साइन, मतलब वो पॉइजनस होगा। और एक होता है क्रिप्टिकली कलर जो कैमोफ्लेज, जिसमें छुप जाए, ठीक है। अभी मैं इसका इमेजेस दिखाती हूँ। टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय द प्रीडेटर। क्लियर है बच्चा, ठीक ठीक। सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रीडेटर। जब पॉइजनस होंगे तो प्रीडेटर्स उसको अवॉइड करेगा, ठीक। इसके भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे थोड़ा। अभी मैं अच्छा यहाँ थ्योरी ख़त्म कर देते, फिर हम लोग रिलेटेड इमेजेस देखेंगे। प्रीडेटर्स, द मोनार्क बटरफ्लाई, अगेन इम्पॉर्टेंट। अब ये मोनार्क बटरफ्लाई अपनी टॉक्सिसिटी के लिए, ठीक है, इसने टॉक्सिक सब्सटेंस है इसके पास, अगर इसको हंटिंग किया जाएगा तो जो प्रीडेटर है उसकी डेथ हो जाएगी। तो मोनार्क बटरफ्लाई एक पॉइजनस हो गई, ठीक है। द मोनार्क बटरफ्लाई, अगेन एग्जाम्पल आ गया, मार्क करोगे, इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर, और प्रीडेटर क्या है इसके, बर्ड्स, बिकॉज ऑफ a स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। इंटरेस्टिंगली द बटरफ्लाई एक्वायर्स दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनस वीड। कैसे आ रहा है उसके अंदर, जो उसका कैटरपिलर स्टेज है, ठीक है, वो पॉइजनस वीड को फीड कर रहा है उसका कैटरपिलर, और इतने थोड़े अमाउंट में उसने फीड किया कि वो जैसे कहे ना जहर को काटता है, ठीक है बेटा। तो वही चीज़ है कि नेचर में उसके साथ क्या हुआ मोनार्क बटरफ्लाई के, कि उसके कैटरपिलर स्टेज पे वो पॉइजनस वीड को फीड करके उसके कैटरपिलर ग्रो कर रहे हैं, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन हो रहा है, और वो जर्मिनेट कर रहा है, तो कंप्लीट बटरफ्लाई वो क्या हो गई, पॉइजनस हो गई, ठीक है। तो उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल आ गया उसी पॉइजनस वीड का, लेकिन वो इतने कम अमाउंट में उसने फीड किया था कि वो उसको हार्म किया नहीं, लेकिन उसके अंदर वो कैरेक्टर आ गया। क्लियर। तो फॉर प्लांट, तो इससे क्या होगा, मोनार्क बटरफ्लाई को अटैक, अब वो बर्ड भी क्या होता है, या जो भी हो भैया, नेचर में सबके लिविंग के पास कॉन्शियसनेस है, ठीक है। एक स्पीसीज, एक बार उसका कोई सेम स्पीसीज गई और वो डेथ हो गई उससे, उसको खाने से, 4 वॉच कर रहे हैं, 4 में से एक और जाएगा, उसकी भी डेथ हो गई, फिर 3 वॉच कर रहे हैं, अब ये 3 नहीं जाएंगे, ठीक। सारे ह्यूमन ही नहीं खाली अक्लमंद होते हैं, तो बाकी एनिमल्स को भी पता है कि हमें इस चीज़ को नहीं खाना है, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर लेते हैं इसको खाने के बाद ये पर्टिकुलर हमारे दोस्त की डेथ हो गई, ठीक। तो मोनार्क बटरफ्लाई से दूर हो जाती है फिर बर्ड्स। क्लियर। और इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है ऐसे, जैसे कोई नॉर्मल बटरफ्लाई विच लुक्स लाइक अ मोनार्क बटरफ्लाई, तो उसमें उसके लुक की वजह से एक होता है ना कि आप देखने में उसके जैसे हो, तो आपको टेस्ट करके ही पता चलेगा कि आप मोनार्क बटरफ्लाई हो या नहीं हो, तो उसको उस पॉपुलेशन, उस पर्टिकुलर स्पीसीज को बेनिफिट मिल जाता है। वो हार्मफुल नहीं है, वो पॉइजनस नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ अपीयरेंस लुक लाइक मोनार्क बटरफ्लाई उसको बेनिफिट मिल जाता है, और उसको भी प्रीडेटर अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि वो ट्रायल तो लेंगे नहीं ना, तो उसको उसका बेनिफिट मिलता है। For plants, herbivores are the predator. Nearly 25% of all the insects are known to be phytophagous, feeding on plant sap and other parts of plant. ठीक है, nearly 25% of all insects are known to be phytophagous. प्लांट्स पे ग्रो कर रहे हैं, वो डिपेंडेंट है, ठीक है। प्लांट के लिए हर्बीवोर्स क्या हो गए, उनके प्रीडेटर हो गए, ठीक।
और तुम्हारा ये जो इंसेक्ट वाला है वो भी हर्बीवोर्स ही हो गए। तो 25% ऑफ इंसेक्ट ग्रो कर रहे हैं प्लांट को फीड करके। जैसे अभी हम लोगों ने मोनार्क का भी देखा, तो उसका कैटरपिलर वीड को फीड ही कर रहा था, तब तो उसके अंदर पॉइजन आ गया धीरे धीरे। तो द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीवियर फॉर प्लांट्स बिकॉज अनलाइक एनिमल्स दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रीडेटर। अब जैसे एक सिंपल सी चीज़ है, ये तो लॉजिकल बात है कि एनिमल्स भाग सकते हैं, ठीक है, तो कभी कभी किसी किसी केस में अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शेर हर बार जीत जाए, हिरन भी जीत जाता है, कभी कभी खरगोश भी शेर से बच जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी कुछ तो भाई उसके भी पास पॉजिटिव है, वो बिल में घुस सकता है, शेर नहीं घुस सकता है, ठीक है। उसको नियर बाई भागते भागते खरगोश को जगह दिख गई छोटी सी जिसमें वो घुस सकता था, पेड़ के नीचे कहीं, ठीक है, जो बन जाते हैं रूट्स के बीच बीच में स्टेम के अंदर, तो उसमें वो घुस गया, वो बच गया, वहाँ उसको दौड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन प्लांट के केस में क्या है, प्लांट दौड़ ही नहीं सकते। तो प्लांट के केस में जो हर्बीवोर्स हैं वो तो एकदम डायरेक्ट प्रीडेटर है, प्लांट भाग भी नहीं सकते हैं और वो उनका फूड बनेंगे ही बनेंगे। जैसे वो रैबिट वाला एग्जाम्पल मैंने बताया, दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। प्लांट्स देयरफॉर हैव इवॉल्व्ड एज एस्टोनाइजिंग वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस अगेंस्ट हर्बीवोर। अब प्लांट के पास क्या होगा, धीरे धीरे इवोल्यूशन, इनके लिए भी यही इवोल्यूशन है, इनको अपनी सर्वाइवल रखनी है तो ये कुछ इवॉल्व करेंगे। अब इनके पास क्या है, ये दौड़ तो सकते नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, स्पाइन बना लिया। इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसी ग्लैंड्स बना ली जिससे टॉक्सिक मटेरियल रिलीज हो रहा हो, पॉइजनस मटेरियल रिलीज हो रहा हो। तो ये कैसे हो गए, एक तरीके का डिफेंसिव सिस्टम इनका जनरेट हो गया। प्लांट्स देयरफॉर हैव इवॉल्व्ड एन एस्टोनाइजिंग वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंसेस अगेंस्ट हर्बीवोर्स। थॉर्न्स इन एकेशिया कैक्टस आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस। कैक्टस में थॉर्न नहीं होगा बेटा, स्पाइन होगा, ध्यान रखना, ठीक है। आर द मोस्ट, जब लीफ मॉडिफाई होता है तो स्पाइन बनता है, जब स्टेम मॉडिफाई होता है तो थॉर्न बनता है। बोगेनविलिया, सिट्रस, मॉर्फोलॉजी के भी एग्जांपल टाइम टू टाइम रिवाइज कर लिया करो। और अभी मेरा मॉर्फोलॉजिकल का लेक्चर भी चल रहा है, अगर तुम लोगों को वैसे तो मत ही देखना, सीक्वेंस में नहीं रहता है, मैं कभी यूट्यूब पे डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ, तो हम लोग अपना रिवीजन ही रखेंगे, मिक्स नहीं करते। चलो, तो थॉर्न, एकेशिया, कैक्टस are the most common morphological means of defense. Many plants produce and store chemicals that make the herbivores sick when they are eaten, inhibit feeding or digestion. ठीक, उनका फीडिंग कैपेसिटी को इनहिबिट करेगा, डाइजेशन में डिस्ट्रप्शन करेगा, तो उससे उनकी जो फिटनेस वाला रिप्रोडक्शन और उनकी लाइफ चल रही है वो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा या कभी कभी उनकी डेथ भी हो जाएगी। यू मस्ट हैव सीन द वीट कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, ठीक है। ग्रोइंग इन अबैंडन्ड फील्ड द प्लांट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। अब देखो बेटा, फिर से ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक, ये प्लांट का हर्बीवोर्स पे डिफेंस सिस्टम का पार्ट हो गया। हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एंड दैट इज वाई यू नव सी एनी कैटल और गोट्स ब्राउजिंग ऑन दिस प्लांट, नेवर, ठीक है। तो कैलोट्रोपिस को हम एज ए फीड प्लांट नहीं देखते हैं। कैलोट्रोपिस, उसमें एक मिल्की सब्सटेंस भी रिलीज होता है, वो सभी पॉइजनस होते हैं। इवन कहते हैं कि आँखों में लग जाए तो आँखों की रोशनी भी चली जाती है उसको। A wide variety of chemical substance that we extract from the plants on a commercial scale, nicotine, caffeine, quinine, strychnine, opium, ये सब जैसे ओपियम ड्रग्स में आता है, निकोटीन, ये सब क्या हो रहा है, केमिकल्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं इससे। तो हमें वैरायटी ऑफ केमिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी रिलीज होते हैं जो कि हार्मफुल हैं, ठीक है, कुछ हार्मफुल हैं कुछ हेल्पफुल हैं। आर प्रोड्यूस बाय दैम एक्चुअली एज डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर। और अगेन वही कॉन्सेप्ट कि जहर को जहर काटता है, तो इन्हीं सोर्सेज को हम फिर से यूज़ करके और इनको ड्रग्स भी फॉर्म किए हुए हैं, ठीक है, मेडिसिनल वैल्यूज़ भी इनकी बना दी हमने। तो इन सारे कंपोजिशंस को, इन सारे जो केमिकल्स हैं, इनको प्लांट ने रिलीज़ किया अपने डिफेंस मैकेनिज्म के मतलब प्रीडेटर से बचने के लिए। बट आफ्टर दैट ह्यूमन को जब इसका नॉलेज पता चल रहा है कि इससे वो डिफेंस कर सकता है, तो ह्यूमन ने उसको भी यूज़ कर लिया और उसने यूटिलाइज़ किया अपने अपना मेडिसिनल वैल्यूज़ इंक्रीज़ करने के लिए।
ठीक है, अब नेक्स्ट वन कंपटीशन है, उसके पहले हम लोग थोड़े से यहाँ से रिलेटेड इमेजेस देख लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे ये दिस इमेज रिप्रेजेंट कि प्रीडेटर का होना कितना इम्पॉर्टेंट है। प्रीडेटर है तो यहाँ दो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज ग्रो कर रही हैं। प्रीडेटर नहीं है तो इंटर स्पीसीज कंपटीशन से ये वाली स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। अब सिर्फ इसकी पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है, ग्रो कर रही है। ठीक, फिर से प्रीडेटर को रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब स्पीसीज तो कोई कैसे आएगी, एक्सटिंक्ट हो चुकी है तो, लेकिन यहाँ का प्लांट ग्रोथ हमें दिख रहा है कि फिर से, हालांकि थोड़ा इस इमेज में कम ही साइज़ बढ़ाया है, लेकिन प्लांट ग्रोथ, प्लांट का रेशियो और जो रेशियो है एनिमल का, हर्बीवोर का, वो रेशियो वहाँ पे मेंटेन होने लगा जस्ट बिकॉज ऑफ रीइंट्रोड्यूसिंग ऑफ प्रीडेटर। ठीक है, तो 1920s में वॉल्फ एक्सपायरेशन, जहाँ पे एक्सटायरेशन, जहाँ पे वॉल्फ था प्रीडेटर, उनकी प्रॉपर मैकेनिज्म चल रही है, दो स्पीसीज ग्रो करते हुए दिख रही है। फिर प्रीडेटर को हटा दिया गया तो 1930s से 1990s के बीच में देख रहे हैं ओवर पॉपुलेशन हो गई पर्टिकुलर डियर का। 12 सिंगा है वैसे ये, ठीक है, 12 सिंग होती है उसकी पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रो करती हुई दिख रही है। फिर उसको रीइंट्रोड्यूस किया गया 96 से प्रेजेंट, तो अब वहाँ पे एक हर्बीवोर और प्लांट और प्रीडेटर इन सब का रेशियो मेंटेन है। क्लियर। नाउ ये कैक्टस जो हम लोगों ने देखा ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया, तो उस इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद उसकी पॉपुलेशन इतनी ग्रोथ हो गई, ठीक है, एकदम हाईली स्प्रेड हो गए। क्लियर। तो ऐसी स्पीसीज जो प्रिकली पेयर कैक्टस इंट्रोड्यूस की गई, उसके बाद वो हाईली स्प्रेड हो गई। फिर उनके इंसेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जब इंसेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया तो वो उन पर अटैक करने लगे और वो धीरे धीरे टाइम लगा और वो फिर एक बैलेंसिंग आ गई। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल जो हम लोगों ने देखा कि स्टारफिश वाला, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में स्टारफिश क्या था, पिजास्टर। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर है ये पिजास्टर। अब ये क्या होता है कि जो अदर स्पीसीज हैं उसमें यंग वंस को फीड करता है। तो अगर यंग वंस ही फीड हो जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन ग्रो नहीं होगा। अब सारे के सारे स्टारफिश को हटा दिया गया तो जो उसका प्रे था वो वहाँ पे मैच्योर होने लगा, जर्मिनेट करने लगा, तो उसका पॉपुलेशन ग्रो करेगा। ठीक है, तो दिस वन इज रिलेटेड टू स्टारफिश। क्लियर है। पिजास्टर एग्जाम्पल में अभी बताया था, फील्ड एक्सपेरिमेंट जो किया गया था और उसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली 10 स्पीसीज से भी ज़्यादा स्पीसीज वहाँ से उस एरिया, वो पर्टिकुलर क्या था इंटरटाइडल एरिया, वहाँ से रिमूव हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। क्लियर, रिमूव नहीं हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई विद इन अ ईयर। फिर क्या था, ये पिजास्टर ओकेरोसिस का ही दिया हुआ है थोड़ा। अब यहाँ पे तुम इम्पॉर्टेंट रखना कि उसका प्रीडेटर क्या, प्रे क्या है, तो दैट इज कीस्टोन स्पीसीज। ये वर्ड भी ध्यान रखो, एक ऐसी स्पीसीज जो कि नेटवर्क की क्या होता है ना, जैसे मैं अपने स्टडी का भी तुम लोग को बताती रहती हूँ, तो जब मैं नेटवर्क एनालिसिस करती हूँ तो कोई की नोड जिससे कई इंपॉर्टेंट नोड जुड़ी हुई है, जैसे साइक्लिक AMP CAMP, तो कई अनदर पाथवेज में CAMP का रोल है। अकेले आप CAMP को टारगेट करोगे तो कई पाथवे डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्लियर। तो इसी तरीके से क्या हो जाता है, वो की नोड हो गई। यहाँ पे क्या हो गई, एक ऐसी स्पीसीज जिसको आपने डिस्टर्ब किया तो वो कई अदर स्पीसीज को उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, बायोलॉजिकल कम्युनिटी में डिस्टर्ब कर दे। जैसे अप्रॉक्सीमेटली दिया ना, मोर देन 10 स्पीसीज एक्सटिंक्ट, तो उस केस में क्या हुआ बेटा, वो एक्सटिंक्ट कर गई। ठीक है, तो इस केस में क्या देख रहे हैं हम कि कीस्टोन स्पीसीज इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका इज अ स्ट्रॉन्ग प्रेडेटर फॉर अ म्यूजिल। ठीक है, माइटिलस कैलिफोर्नियनस म्यूजिल्स का वो स्ट्रॉन्ग प्रेडेटर है। द स्टारफिश कैन नॉट ईट लार्ज म्यूजिल्स, लार्ज को उसको हंटिंग नहीं करता था, स्मॉल यंग वंस को करता था। सो द म्यूजिल्स हैव अ साइज रिलेटेड रिफ्यूज फ्रॉम प्रेडेशन। These mussels can out-compete other invertebrates for space, but the starfish takes away that competitive edge. उसकी वजह से वहाँ पे competition नहीं था, एक बैलेंस बना हुआ था। When the starfish were removed, mussels numbers increased and excluded other invertebrates and algae from attachment site.
इन सब पे इसका इम्पैक्ट पड़ा। इवन एल्गी भी मेंशन किया हुआ है, एक प्लांट पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरा कैटेगरी। तो वो जो वहाँ पे सरफेस वगैरह पे प्रेजेंट और डिफरेंट इन्वर्टिब्रेट्स थे, उनमें इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की वजह से वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए। क्लियर। तो स्टारफिश का इम्पैक्ट जो अदर किस पे पड़े उसके लिस्ट है। इसमें मुजेल इज इम्पॉर्टेंट, तो ध्यान रखोगे, नोट डाउन कर लोगे मुजेल। चिटॉन्स, लिम्पेड्स, वेल्क, एकॉन, गुजनेक तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मुजेल इज इम्पॉर्टेंट। तो ये डिफरेंट जैसे दिया हुआ है 2 स्पीसीज ऑफ चिटॉन्स, 2 स्पीसीज, 1 स्पीसीज, 3 स्पीसीज, 3 स्पीसीज, ये कुछ वहाँ पे इसका इन सब का ये प्रीडेटर है। क्लियर। तो ये फिर एक्सटिंक्ट हो गई। नाउ दिस एग्जाम्पल क्या दिख रहा है, इसमें कुछ दिखेगा तुम लोगों को बताना क्या दिख रहा है। थोड़ी देर पॉज करके देखना कि इस स्ट्रक्चर में कुछ दिख रहा है या ये लकड़ी पूरी ब्रांच स्टेम दिख रही है। तो बेसिकली यहाँ पे एक कैमोफ्लेज को शो करते हुए आउल दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसका प्रोटेक्शन का मीन्स हो गया। तो सब यहाँ पे दिस इज अ काइंड ऑफ लेजर्ड कैमोफ्लेज को शो कर रही है। तो ये सब क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, लीफ के बीच में आप देखो ध्यान से तो आपको यहाँ पे एम्फीबियंस दिख रहे हैं। लेकिन इनके प्रीडेटर्स इनको नहीं देख पाएंगे इतना इजीली, लीफ के कलर से एकदम मैच हो गए हैं। दिस वन इज अगेन वेरी ब्यूटीफुल कैमोफ्लेज। यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ, इसको देखो, इवन मिड रिब से मैच कर रहा है। इंसेक्ट है वो बीच में। क्लियर, लीफ पे एकदम कैमोफ्लेज को शो कर रहा है। दिस वन इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग इमेज। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, 1-2 मिनट वीडियो को पॉज करके ढूंढना कि क्या दिख रहा है, थोड़ा सा गेम भी खेल लेना बीच में। ठीक है, फिर प्ले करना। देखो ये देखो, यहाँ सेंटर में यहाँ पे स्पाइडर है। ठीक है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग कैमोफ्लेज को शो कर रही है। ये क्या है, स्टिक इंसेक्ट। ठीक, ये ग्रीन कलर का भी होता है, देखे होगे तुम लोग इसको, एकदम पतला सा स्टिक जैसा स्ट्रक्चर। ये वुडी कलर का भी होता है, ग्रीन कलर का भी होता है, स्टिक इंसेक्ट की कैटेगरी। तो ये सब इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, एकदम नेचर में किसी और चीज़ की तरह ये दिख रहे हैं। तो ये पूरा इनका डिफेंस सिस्टम हो गया। ये क्या है, मोनार्क बटरफ्लाई। क्लियर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कलर को शो कर रही है ना, वार्निंग साइंस, पॉइजनस होती है। फिर ये कैक्टस वाला ग्रुप, ओपुंशिया ग्रुप, तो यहाँ पे स्पाइंस जनरेट किए हुए दिख रहे हैं। कैलोट्रोपिस, इसमें भी वो पूरा पॉइजनस सिक्रीट होता है, तो कोई भी इस पर ग्रेजिंग नहीं करेगा हर्बीवोर। व्हाट इज कंपटीशन, कंपटीशन, नाउ नेक्स्ट वन इज कंपटीशन है ना, एक मिनट। नेक्स्ट वन इज कंपटीशन। कंपटीशन इज वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट पॉपुलेशन साइज. What type of organism compete for resources? Competition occur between different species. Competition के 2 types हैं, या तो वो इंट्रा स्पेसिफिक हो सकते हैं या तो इंटर स्पेसिफिक हो सकते हैं। एक हैबिटेट में जो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ हैं वो रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करेगी। ठीक, तो इसमें डार्विनिज्म का भी प्रिंसिपल सब कुछ आ जाएगा, पैरेलली एक दूसरे से रिलेटेड चलेगा। इकोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट भी चलेगा आपका, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी चलेंगे, एंड जो आपका इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपने देखा वो भी चलेगा। नाउ दिख रहा है मेल जेब्रास फाइट टू डिफेंड देयर टेरिटरी एंड इंश्योर ब्रीडिंग प्रिविलेजेस। ठीक है, मेल आपस में फाइट कर रहे हैं। जैसे अभी भी आप लोग को पता होगा कि गर्ल्स एंड बॉयज़ रेशियो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो एक जो अपना उधर साइड है हरियाणा पंजाब साइड, वहाँ पे गर्ल रेशियो काफ़ी कम है। तो एक बॉय पे गर्ल रेशियो अप्रॉक्सीमेटली शायद 3 या 4 गर्ल रेशियो चल रहा है, मतलब 3 लड़कियों पे 1 लड़का है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या है, अब उसको तो छोड़ो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक जेब्रास की कम्युनिटी जहाँ पे मेल जेब्रा फाइट कर रहे हैं फॉर ब्रीडिंग। फीमेल जेब्रा कम है तो वहाँ पे फाइटिंग हो रही है, ताकि वो क्या होगा, रिप्रोडक्शन तो उनको कंटिन्यू रखना है ना, अपना पॉपुलेशन ग्रोथ तो मेंटेन रखनी है, तो इंश्योर ब्रीडिंग प्रिविलेजेस। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन
When pops of two or more species in a community rely on similar limiting resources, इकोलॉजिकल निके, एक इकोलॉजिकल निके में अलग अलग स्पीसीज प्रेजेंट हो और वो लिमिटिंग रिसोर्सेज के लिए, अब हर वक्त देखो कंपटीशन तो हमेशा चल रहा है, लेकिन एक्सटिंक्ट वो कब होगा, जब कोई लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए आप वहाँ पे कम्पिटिट कर रहे हो। अगर सोर्सेज एबंडेंट हैं तो दोनों स्पीसीज सर्वाइव करेगी, इसलिए यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है सिमिलर लिमिटिंग रिसोर्सेज। इकोलॉजिकल निके, ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज एन ऑर्गेनिज्म यूजेस इन इट्स एनवायरमेंट इट्स ऑक्यूपेशन इज नोन एज its ecological niche. Example, 3 lizards niche is temperature is lives at size of trees it lives in, time it's active, size and type of food it eats. तो जो उनका कॉमन मतलब लिमिटिंग रिसोर्स, कॉमन रिसोर्सेज के लिए वो compete कर रहे हैं, और अगर वो रिसोर्सेज कॉमन हो जाए, ठीक है, कॉमन है और लिमिटिंग है, कॉमन तो है ये, लिमिटिंग हो जाए तो वहाँ पे फिर एक्सटिंक्शन होता है। जैसे ये ग्राफ समझो, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, तो एक स्पीसीज ए है, ग्राफ पे ध्यान देना, ऊपर वाली इमेज पे नहीं, एक स्पीसीज ए है, एक स्पीसीज बी है, एक स्पीसीज ए का ग्राफ है, एक स्पीसीज बी का ग्राफ है रिसोर्सेज के लिए। फिर हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ए और बी का कुछ कॉमन ओवरलैप वाला भी पोजीशन दिख रहा है, ठीक है। तो ए का अपना एक निके है, बी का अपना एक निके है, लेकिन फिर भी ए और बी के बीच में कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसके लिए वो कॉम्पिटिट करेंगे, ठीक है। एंड इफ दीज रिसोर्सेज, एकदम ध्यान से सुनो बच्चा, अगर ये रिसोर्सेज लिमिटिंग अमाउंट में होंगे तभी इनमें से एक स्पीसीज जो पावरफुल होगी वो सस्टेन कर जाएगी, और एक स्पीसीज जो कम पावरफुल होगी वो एक्सटिंक्ट कर जाएगी। अगर ये रिसोर्सेज जो बीच में आपको शेडेड एरिया दिख रहा है वो लिमिटिंग नहीं है, अबंडेंट अमाउंट में है, तो दोनों स्पीसीज अपने अपने रिसोर्सेज को यूज़ करती रहेगी और सर्वाइव करेगी। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का भी एक केस है कि वो किस केस में ज़्यादा एक्सटिंक्ट होते हैं या किस तरीके से, तो वहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि लिमिटिंग रिसोर्सेज के लिए अगर वो कम्पिटिट कर रहे हैं तो एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होगी, अगर रिसोर्सेज अबंडेंट हैं, अवेलेबल हैं, तो वो सर्वाइव कर जाएगी। क्लियर। अब जैसे एक दूसरा पैरामीटर ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक स्पीसीज ऐसी हो जो कि जैसे क्या है यार, गैलापागोस आइलैंड का एक एग्जांपल है एबैंडन टॉर्टोइज, ठीक, ये भी एनसीईआरटी में अभी देखते हैं एनसीईआरटी के पॉइंट से। तो ये अब तुम्हें पता है कि टॉर्टोइज काफ़ी स्लो होता है, ठीक, ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे जो ये सेम कॉम्पिटिट कर रहे थे गोट्स के साथ, बकरियों के साथ, तो अब बकरियाँ इनसे तो फास्टर हैं, ठीक है, वो बकरियाँ इन आइलैंड पे इंट्रोड्यूस कर दी गई, तो एक स्पीसीज की जो फीडिंग कैपेसिटी है या जो एक्टिविटी है वो फास्ट है, तो वो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको वो ज़्यादा इंटेक करेगी, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ फास्ट हो रही है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो स्लो चल रही होंगी, जो स्लो उस फूड को या रिसोर्सेज को यूज़ कर रही होंगी, वो भी हो सकता है एक्सटिंक्ट हो जाए। क्लियर। तो इसको देखते हैं हम लोग पॉइंट को। फिर ये तो पैरासिटिज्म का है, बाद में देखेंगे। नाउ एनसीईआरटी के पॉइंट देखते हैं, ठीक है बेटा। कंपटीशन को देखते हैं। When Darwin spoke of the struggle for existence and survival of the fittest in nature, he was convinced that interspecific competition is a potent force in organic evolution. ठीक है, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन को उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लिया। इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट कंपटीशन अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज compete for the same resources that are limiting, but this is not entirely true. Firstly, totally unrelated species could also compete. That's why interspecies competition. For instance, in some shallow South American lakes, visiting flamingos and resident fishes. फ्लैमिंगोज अब एक बर्ड की कैटेगरी हो गई, और वहाँ के फिशेज दे कम्पिटिट फॉर देयर कॉमन फूड द जू प्लैंकटन, जो सबसे छोटे वाले एनिमल्स होंगे एक्वेटिक,
जो फाइटोप्लैंक्टन पे डिपेंडेंट होंगे वो जू प्लैंक्टन, अगर जू सेम कॉमन जू प्लैंक्टन के लिए कम्पिटिट कर रही हैं, और फ्लैमिंगोज इज बर्ड एंड फिशेस इज डिफरेंट, पूरी प्रॉपर अलग स्पीसीज हैं। सेकेंडली रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन, और सेकेंड कंडीशन ये है कि जो रिसोर्सेज के लिए वो कम्पिटिट कर रहे हैं वो लिमिटिंग ना हो। इन इंटरफेरेंस कंपटीशन, जो शेडेड वाला पोर्शन मैंने दिखाया, द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेयरिंग द एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज। अब क्या हो गया कि अगर एक जो फीडिंग एफिशिएंसी एक स्पीसीज की स्लो हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे जो कंपटीशन हो रहा है वो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और स्पेस के लिए हो रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंडीशन में वो एक्सटिंक्ट कर जाए और हमेशा इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन हो। तो इंटर स्पीसीज कंपटीशन भी हो सकता है, सेम रिसोर्सेज के लिए हो सकता है, और उनका अदर रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन कुछ कॉमन रिसोर्सेज हैं और वो अगर लिमिटेड हैं तो वो उस रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करेंगे, और अगर लिमिटेड हो गया वो तो फिर उनके एक्सटेंड करने की चांसेस होंगे। क्लियर? प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज इवन इफ रिसोर्सेज फूड एंड स्पेस आर अबेंडेंट, और अगर स्पीसीज जो फूड और स्पीसीज अबेंडेंट हैं तो भी यहाँ पे इनहिबिटरी प्रेजेंस, ठीक है, एक अदर स्पीसीज जो कि जिसके लिए प्रॉपर फूड एंड रिसोर्सेज थे, लेकिन उसका जो टाइम जितना वो फास्ट था, ग्रो कर रहा था फास्ट, ज़्यादा उस रेट से वो फूड को कंज्यूम कर रहा था, तो जो नहीं करेगा उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जो करेगा वो आगे सर्वाइव करेगा। ठीक है। अदर स्पीसीज इवन इफ रिसोर्सेज फूड एंड प्लेस आर अबेंडेंट, देयरफॉर कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच, अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंक्लूजन है, कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज मीन इन टर्म्स ऑफ इट्स आर इज व्हाट, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ अ पॉपुलेशन। जब हम देख रहे थे ना बी माइनस डी, बर्थ माइनस डेथ, तो उसको आर से रिप्रेजेंट किए थे पॉपुलेशन डेंसिटी वाले ग्राफ में, ग्रोथ मॉडल में। ठीक है। इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। अब वो लोअर कैसे हो गया? क्योंकि डेथ बढ़ रही है, अनदर स्पीसीज तो निगेटिव चला जाएगा, आर निगेटिव हो जाएगा, या कंपैरेटिवली भी हायर से लोअर हो गया, अभी पॉजिटिव में ही है लेकिन हाई नहीं है, अब लो हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ अनदर स्पीसीज। इट इज relatively easy to demonstrate in laboratory experiment as Gauss and other experimental ecologists did. गॉस लॉ जो निकला था वो क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे। When resources are limited, the competitively superior species will eventually eliminate the other species. अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो जो इन्फ्लुएंस करेगी, जो स्पीसीज ज़्यादा कैपेबल होगी वो वहाँ पे सस्टेन कर जाएगी और इवेंचुअली धीरे धीरे एलिमिनेट कर देगी अदर स्पीसीज को। बेटा ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पीपीटी होती तो पूरा पॉइंट वाइज दिखता है, यहाँ आपको पैराग्राफिक है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करके यहाँ मार्किंग बना के रखनी है। बट एविडेंस फॉर सच कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव। हमेशा ऐसा ही हो ये ज़रूरी नहीं है। क्लियर? स्ट्रॉन्ग एंड परसुएसिव सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डज एग्जिस्ट हाउएवर इन सम केसेस। कुछ अदर और भी नेचर्स हैं जैसे कि मैंने बताया वो टॉर्टवाइज वाला, अदर पैरामीटर्स भी हैं कंपटीशन के। ठीक है, हाँ, आई गया एग्जाम्पल। द एबिंगटन टॉर्टवाइज इन गैलापागोस आइलैंड बिकेम एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस ऑन द आइलैंड, अपेरेंटली ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गोट्स की एफिशिएंसी ऑब्वियसली टॉर्टवाइज से ज़्यादा है, तो वहाँ पे कंपटीशन जो हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फीडिंग कैपेसिटी। कौन कितना तेज़ फीड कर रहा है, कौन कितना स्लो है, उसकी मेटाबॉलिज्म भी स्लो है। कछुआ क्या करता है, धीरे धीरे चल रहा है, सो रहा है, जग रहा है, कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या कर रहा है। गोट तो यहाँ से वहाँ दौड़ रही है, कूद रही है, उछल रही है, काट रही है, दौड़ रही है, इधर कई एक्टिविटीज़ उनकी है, तो वो ज़्यादा फूड इनटेक करेंगे। क्लियर है? तो ये भी हमें एक दिख रहा है कि डेविएशन है, ऐसा नहीं है कि हमेशा कंपटीशन सर्वाइवल और एक सेम एफिशिएंट के बीच में हो और सेम स्पीसीज सेम कंपोजिशन। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि फूड भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल था
स्पेस भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो सरवाइव नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ जो अदर कॉम्पिटिटिव स्पीसीज आ गई वो इनहिबिटरी इफेक्ट कर रही है वहाँ पे, ठीक है, इनहिबिट कर रही है दूसरे को वहाँ सरवाइव करने के लिए। क्लियर, वो उसके हिस्से का भी फूड सारा इनटेक कर रही है, इसलिए वहाँ पे इम्पैक्ट अलग तरीके से है। Another evidence, the occurrence of competition in nature comes from what is called competitive release. Competitive release again एक important phenomena है बेटा, अब इसको समझो। A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of a competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. देखो, a species whose distribution is restricted to a small geographical area, एक स्पीसीज जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन को एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज, तो उसकी सुपीरियर स्पीसीज के एरिया से उसको अलग कर दिया गया। जैसे ऐसे समझो इसको जनरल इससे कि एक एरिया है बाहुबली लोगों का, ठीक है, दबंग लोगों का, और एक एरिया है शांत लोगों का रहने का, ठीक है। तो ऑब्वियसली बाहुबली शांत लोगों को परेशान करेंगे, लेकिन इनके बीच में कुछ ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पैरामीटर सेट हो जाए कि आप हमें परेशान मत करिए, हम आपको इतना, जैसे ये क्या बोलते हैं, हफ्ता, ठीक है, मुंबई की मूवीज़ में दिखता है, तो हम इतना गुंडों को पहुंचा देंगे, इतना कमीशन, इतना हम दे रहे हैं इलीगल तरीके से, ठीक है, उनको देना नहीं बनता है लेकिन दे रहे हैं, तो वो वहाँ पे सरवाइव करने लगेंगे। तो इस तरीके का एक कॉम्पिटिटिव रिलीज हो गया, मतलब वो कॉम्पिटिट कर सकते हैं एक चीज़ के लिए, कर रहे थे और एक लड़ते रहते हमेशा, तो एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक रिलीज, एक ऐसा वहाँ पे फैक्टर लगा लिया, एक कॉमन मीटिंग में एक संधि कर ली गई कि हम इस इतने एरिया में हम करते, इतने एरिया में आप करिए। जैसे अब समझ यहाँ तो मैंने सीधा साधा एक ग्रुप ले लिया, 2 गुंडों का ग्रुप ले ले, तो एक एरिया में हम इतने एरिया को देखेंगे, इतने पे हमारा राज चलेगा। जस्ट सपोज यूपी में हमारा राज चलेगा, बिहार में हमारा राज चलेगा, तो उन्होंने एरिया, जियोग्राफिकल एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। Restricted to a small geographical area because of the presence of a competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. उसको remove कर दें तो वहाँ पे आपको अलग चेंज दिखेगा। कॉर्नेस एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शो दैट, और अब अगेन एग्जाम्पल बेटा इसी का, ऑन द रॉकी शी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, जो इमेज में दिख रहा था, द लार्जर एंड कम्पिटिटिवली सुपेरियर बार्नेकल बैलेनस डोमिनेट्स द इंटरटाइडल एरिया एंड एक्सक्लूड्स द स्मॉलर बार्नेकल कैथमस फ्रॉम द दैट जोन। तो स्मॉलर बार्नेकल को लार्जर बार्नेकल बैलेनस ने मतलब वहाँ पे एरिया उन्होंने कवर कर लिया, जो ज़्यादा स्ट्रांग थे उन्होंने एरिया कवर कर लिया। इन जनरल हर्बीवोर्स एंड प्लांट्स अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्ट बाय कंपटीशन दैन द कार्निवोर्स। तो जनरली हर्बीवोर्स का जो अफेक्ट होना होता है ना बेटा, हर्बीवोर्स ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इन कंपेरेटिवली टू कार्निवोर्स, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक तो उनका वो लिमिटिंग कि वो दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, और अदरवाइज ये जो जोनल वाला चीज़ होता है। तो अगर हम एक प्रीडेशन का वो रेशियो भी निकालें तो हर्बीवोर्स आर मोर अफेक्टेड। हर्बीवोर्स एंड प्लांट्स अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कंपटीशन दैन कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स और प्लांट्स को ज़्यादा अफेक्ट देखने को मिलेगा कंपटीशन का। नाउ गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बार बार ये बातें आ रही हैं, गॉस ने क्या प्रिंसिपल दिया, उस प्रिंसिपल का नाम है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। जब वो सेम रिसोर्सेज के लिए कम्पिटिट करेंगी 2 अदर स्पीसीज, तो एक स्पीसीज का एक्सक्लूजन हो जाएगा because of competition. States that 2 closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually.
एक इवेंचुअली धीरे धीरे वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी. दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग बट नॉट अदरवाइज. बार बार वही बात आ रही है बेटा. ये कब होगा? जब रिसोर्सेज लिमिटिंग होगी. अगर लिमिटिंग नहीं है तो वो सर्वाइव करेंगे. रिसोर्सेज अबंडेंट है, दोनों सर्वाइव करेंगे. More recent studies do not support such gross generalization about competition, while they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature. They point out that species facing competition might evolve mechanisms that promote coexistence rather than exclusion. वही जैसे वो एक साथ एग्जिस्टेंस के लिए फेवर करें कि तुम भी रहो मैं भी रहूँ, तुम इतने एरिया का फूड लो मैं इतने एरिया का, तो उस टाइम भी वो एक्सटिंक्ट नहीं होंगे. वन सच मैकेनिज्म इज नोन एज रिसोर्स पार्टीशनिंग. अब उन्होंने क्या किया? उस रिसोर्स का पार्टीशनिंग कर लिया. ठीक है, तो दैट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग. इफ टू स्पीसीज compete for the same resource, they could avoid competition by choosing, for instance, different times for feeding or different foraging pattern. MacArthur showed that 5 closely related species of warblers living on the same tree, birds हैं ये, ठीक है, लिख लेना ब्रैकेट में, birds living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging activity. उन्होंने एक ट्री में डिफरेंट एरिया को डिवाइड कर लिया और वो वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं. अब इससे रिलेटेड इमेजेस देख लेते हैं बेटा. ठीक है, ये एग्जाम्पल आपका बैलेनस वाला. बैरेंकल, जो सुपीरियर बैरेंकल बैलेनस डोमिनेट्स द इंटरटाइडल एरिया. ठीक है, और जो स्मॉलर बैरेनल का क्या था? कैथेमेलस फ्रॉम दैट जोन. तो आपको यह दिख रहा है इमेज, दो ही इमेज दिख रहा है, एक हाई टाइड एक लो टाइड वाले इमेज दिखा रहा है. यहाँ पे ग्रोथ देखो ब्राउन वाले और ब्लू वाले का. ठीक है, ये लो बैलेनस है, ठीक, एंड एक आपको लार्ज बैलेनस दिख रहा है. तो लार्ज बैलेनस जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं, कैथेमेलस तुम्हारा लो बैलेनस है. ठीक है, तो कैथेमेलस जो फर्स्ट में दिख रहा है आपको पूरा स्प्रेड किया हुआ अच्छे से दिख रहा है, ग्रो कर रहा है. जस्ट बिकॉज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अनदर लार्ज बैलेनस उसका एक एरिया चेंज हो गया, वो लो टाइड से हाई टाइड की तरफ शिफ्ट कर गया. तो ये कैसा है? कॉम्पिटिटिव रिलीज. वहाँ पे एक जोन डिसाइड हो गया. ठीक है, और उस जोन को डिसाइड किसने किया? अदर स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करके. तो जो एक एग्जांपल था कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शोड दैट ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड द लार्जर एंड कंपेटिटिवली सुपीरियर बैरेनिकल बैलेनस डोमिनेट्स द इंटरटाइडल एरिया एंड एक्सक्लूड्स द स्मॉलर बैरेनिक कैथेमेलस फ्रॉम दैट जोन. तो आपको दिख रहा है फर्स्ट इमेज में वो इस जोन तक ग्रो कर रहे थे, लेकिन जैसे बैलेनस सुपीरियर वाले को इंट्रोड्यूस किया गया, उन्होंने यहाँ का जोन ले लिया और ये अपर के जोन पे शिफ्ट हो गए. और एक यहाँ पे उनका देखो ये फंडामेंटल निके था पूरा इस एरिया से इस एरिया तक. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा उनका फंडामेंटल निके था, लेकिन अब वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए. तो दैट इज ऑथेमस रियलाइज्ड निके, जो उस इम्पैक्ट की वजह से उनका एक नया नीके डिफाइन हो गया, वो इस एरिया में ही ग्रो कर सकते. तो दैट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज. तुम इतने एरिया में रहो मैं इतने एरिया में. तो इसने क्या किया कि एक वहाँ से जोनल एरिया, एक जियोग्राफिकल एरिया में चेंजेस कर दिया. क्लियर है बेटा? ठीक, यहाँ पे दिख रहा है वही साइज का दिखा रहे हैं. ये सुपीरियर है बैलेनस, बैलेनॉइडिस एंड कैथेमेलस स्टेलेटस. आपको सिर्फ फर्स्ट वाला वर्ड जीनस दिया हुआ है वही याद रखना, बैलेनस एंड कैथेमस
तो इनका सर्वाइवल डिपेंडेंट ऑन द बैलेंस पे इन्फ्लुएंस्ड हो गया उससे। हाईएस्ट टाइड्स लोवेस्ट टाइड से लेके जो हाइट से लो टाइड पे ग्रो कर रहे थे वो टुवर्ड्स द हाईएस्ट टाइड चले गए सिर्फ हाई टाइड में, एंड लोअर टाइड पे लार्जर जो बैरेंकल थे उनका सुपीरियर बैरेंकल का राज हो गया, एक तरीके से समझ लो। क्लियर? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या कह रहा है? प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू स्पीसीज कॉम्पिटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट। एक साथ वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं अगर वो एक ही रिसोर्सेज के लिए, लिमिटिंग रिसोर्स के लिए कॉम्पिटिट कर रही हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज रिसोर्स पार्टिशनिंग। रिसोर्स पार्टिशनिंग, अब देखो जैसे बेटा यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ था ना किसका, वार्बलर्स बर्ड का, तो उस केस में आपका क्या दिख रहा है, एक ही ट्री पे उन्होंने अपना अपना जोन डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये बर्ड इस एरिया में, ये बर्ड इस एरिया में, ये बर्ड इस एरिया में, ये बर्ड इस एरिया। तो एक ही ट्री पे आपको वार्बलर की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज आपको दिख रही हैं जो कि ग्रो करती हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो डिफरेंट 5 टाइप्स की वार्बलर को यहाँ पे दिखाया गया कि जो एक ही ट्री पे एक ही निके में अलग अलग जोन उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया, पार्टीशन कर लिया और वो वहाँ पे ग्रो कर रही हैं। तो दिस इज अगेन गॉस लॉ को रिफ्यूज़ किया इसने, आपस में कंपटीट नहीं कर रही हैं। तो ये दो फिनोमेना ऐसे आ गए, एक कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन और ये कॉम्पिटिटिव रिलीज वाला, जिसमें और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जिसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। रिसोर्स पार्ट कुछ जल रहा है यहाँ पे, धुएं जैसा आ रहा है गले में। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव रिलीज और रिसोर्स पार्टिशनिंग ऐसे फिनोमेना दो हम लोगों ने देखे, जिसमें एक में जियोग्राफिकल सेपरेशन हो गया और एक में उन्होंने प्रॉपर एक हैबिटेट में निके को सेपरेट कर लिया, अपना एक एक जोन बना लिया और वो को एग्जिस्टेंस को शो कर रहे हैं। When two or more similar species coexist, such as these varieties of warbler, each species only uses part of the available resources. This is called resource partitioning. Species sharing resources. ठीक है, एंड एज ए रिजल्ट वो पॉपुलेशन क्या होगी, को एग्जिस्ट करेगी, एक साथ वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक, जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा है अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है अलग अलग वार्बलर का जोन, तो वो अपने अपने जोन में ग्रो कर रही हैं। ठीक, फिर यहाँ पे एक लार्ज स्केल पे रिसोर्स पार्टिशनिंग दिखा रखा है। सभी बर्ड्स कैटेगरी के हैं लेकिन उनका पर्टिकुलर एक हैबिटेट में अपना अपना निके है और वो अपने अपने रिसोर्सेज को पार्टिशनिंग कर लिए हैं। ठीक है, देखो एक एक्वेटिक के साइड ज़्यादा है, एक टेरेस्ट्रियल साइड पे ज़्यादा है, तो बर्ड्स का फीड अलग अलग है, उसकी वजह से उन्होंने अपने रिसोर्सेज को पार्टिशन कर लिया। ठीक है, रिसोर्सेज को पार्टिशन कर लिया और वो वहाँ पे को एग्जिस्ट कर रहे हैं। रिसोर्स पार्टिशनिंग स्पीसीज आर यूज डिफरेंट रिसोर्सेज और दे यूज शेयर्ड रिसोर्सेज इन डिफरेंट वेज। एग्जाम्पल, वन स्पीसीज इज एक्टिव एट नाइट, अनदर इन द डे। अब जैसे वो मैंने तुम लोग को एग्जाम्पल बताया था ना, एक मुंबई की बस्ती का, धारावी बस्ती। ठीक है, वहाँ पे मैंने बताया था कि एक ही घर में 2-2, 3-3 फैमिली रह रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम शिफ्टिंग। ठीक, एक दिन में रहती है, एक रात में रहती है, एक अलग अलग 8-8 घंटे की शिफ्ट है, वहाँ पर वो वर्क करने जाते हैं, तो वो पूरी की पूरी फैमिली चली जा रही है, जो भी लोग रह रहे हैं वो चले जाते हैं। तो एक ही घर अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों का है। तो वही क्या हो गया, स्पीसीज यूज डिफरेंट रिसोर्सेज और दे यूज शेयर्ड इन डिफरेंट वेज। एग्जाम्पल, वन स्पीसीज इज एक्टिव एट नाइट एंड अनदर इन डे। एक स्पीसीज नॉक्टर्नल हो, एक यूरेनल हो, डे में यूज़ करता हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल, वन स्पीसीज ईट्स स्मॉल सीड एंड अनदर ईट्स लार्ज सीड। एक में देख रहे हैं नाइट और डे का इफेक्ट, एक में फूड का इफेक्ट देख रहे हैं, इम्पैक्ट देख रहे हैं, अलग अलग फूड को उन्होंने पार्टीशन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वन रहेगा पैरासिटिज्म। अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेटा, ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया, तो अभी एक लेक्चर और लग जाएगा जिसमें पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म को समझेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर।